हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन। किताब का नाम है आपका भारत और समकालीन विश्व। इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे, देखिए किस प्रकार लोग इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे। यानी कि देखिए, जैसे कि ये फ्रेडरिक सारियू का चित्र है। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848 की बात है ये। शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो 1848 का ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र को देखिए ध्यान से। देखिए, वापस पढ़ेंगे अपन और इस चित्र के बारे में पूरा वर्णन करेंगे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, नाम था फ्रेडरिक सारियू, ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें से उसने सपनों का एक संसार रचा। उसके सपनों का संसार था फ्रेडरिक सारियू के कि मेरा संसार ऐसा होना चाहिए, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उसके हिसाब से जो संसार उसका कैसा होना चाहिए, जनतांत्रिक होना चाहिए, यानी लोगों का राज्य होना चाहिए, और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना होना चाहिए। इस श्रृंखला के पहले चित्र, ये है चित्र आपका फर्स्ट, ये वाला चित्र। ठीक है, देखिए इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे। ठीक है, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। फ्रांसीसी क्रांति में भी आपने देखा होगा कि जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता की कोई ना कोई देवी बना दिया करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखिए, यूरोप और अमेरिका के लोग, ठीक है, इकट्ठा हुए यहाँ पे बहुत सारे, एक लाइन में है, और ये एक देवी है जिसको स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है, और इनके पीछे चल रहे हैं। देखिए, तो फ्रांसीसी क्रांति में भी ऐसा ही था। कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप दे देते थे। या भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक मशाल है, इधर हाथ में, और ये इधर मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है एक हाथ में। ठीक है, इसमें मनुष्यों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि धरती पर जितने भी लोग हैं उनको स्वतंत्रता से अपना जीवन जीने का अधिकार है, ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। जो निरंकुश संस्थान का मतलब ये होते हैं कि निरंकुश का मतलब जिन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं हो, यानी कोई लगाम नहीं हो, यानी कि जो निरंकुश शासन करते हैं, यानी कि अपने को सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मानकर शासन करते हैं और दूसरों को अपने, यानी कि बोल सकते हैं कि दबाव में रखते हैं और उन पे क्या करते हैं, शासन करते हैं, उतना गुलाम बना के रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सारा पड़ा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये निरंकुश संस्थानों के कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। सारियू के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे,
फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। देखिए इसमें अलग अलग लोग हैं, देखिए अलग अलग देश के लोग हैं, तो इनका सबका यहाँ पे वर्णन है। अब देखिए अपन इसमें से कुछ देखिए शब्द भी देख लेते हैं। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? निरंकुशवाद यानी ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि कोई आदमी गद्दी पर बैठ जाता है कोई आदमी, और वो जैसा चाहे वैसा शासन चला सकता है, इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता। निरंकुश यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो और वो अपने हिसाब से शासन चलाते हैं। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। केंद्रीकृत यानी कि जो अधिकार है, जो शासन चलाने के जो अधिकार है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जो बैठा होता उसी व्यक्ति के हाथ में होता है। इसको बोलते हैं अपन केंद्रीकृत। ठीक है। सैन्य बल इनकी सेनाएं होती है, और अगर कोई भी काम इनको करवाना है तो वो सेनाओं के बल पर करवा देते हैं। और दमनकारी सरकारें होती है, अगर कोई व्यक्ति इनकी बातों को मानता नहीं है तो उनका दमन किया जाता है, और ज़बरदस्ती अगर नहीं माने तो इनको जेल में डाला जाता है, यहाँ तक कि इनको मृत्युदंड भी दिया जाता था लोगों को अगर उनकी बातें नहीं माने। तो ऐसी सरकारें निरंकुश सरकारें कहलाती है, और इसको निरंकुशवाद इस प्रकार के ये जो विचार है, इस प्रकार के जो शासन है उसको निरंकुशवाद कहते हैं। अब देखिए आगे कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? अभी एक शब्द आया कल्पनादर्श या यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। इन्होंने कल्पना की थी ना, किसने? फ्रेडरिक सारियू ने। तो ऐसे समाज की कल्पना की थी, लेकिन हम जानते हैं कि उसका साकार होना संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए आगे अपन बात करते धीरे धीरे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा है। जस्ट वो प्रतिमा के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है। अब देखिए उसके पीछे, फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडे थामे हैं। इस चित्र में आप देखोगे तो पहले फ्रांस है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जिनके झंडे का रंग काला, लाल और सुनहरा है। आप चित्र में देख पाओगे, देखिए चित्र में ये देखिए, ये सुनहरा, लाल और काला, ये वाला सुनहरा, लाल और काला। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडे वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, यानी कि उनके स्वयं के झंडे नहीं हैं, ये उदारवादी जो इनकी उम्मीदें थी उनकी अभिव्यक्ति है कि हम ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। कि जर्मन भाषी जो रियासतें थी उनको प्रजातांत्रिक एक संविधान, यानी जिसमें निरंकुशवाद नहीं हो, ऐसा शासन प्रजातांत्रिक संविधान हो, उसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहती, यानी कि फ्रांस को पूरा एक करके पूरा राज्य राष्ट्र बनाना था। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। देखिए फ्रांस है, जर्मनी है, फिर आगे है आपके बात करते हैं ऑस्ट्रिया है, सिसिलियों की राजशाही है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रूस के लोग भी इसमें है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। देखिए अपन देखते हैं, देखिए आगे ये स्वतंत्रता की देवी है, इसके पीछे बहुत सारे राष्ट्र चल रहे हैं और ऊपर फरिश्ते हैं और ईसा मसीह है जो इन पर नज़र बनाए हुए है। ये सब भाईचारे का प्रतीक है, ये जितने भी ये सारा चीज़ें भाईचारे का प्रतीक है, यानी कि आने वाला इनका जो कल्पनाओं का संसार है, यानी इन्होंने कल्पना की है फ्रेडरिक सारियू ने
कि मेरे जो सपनों का संसार है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारी ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है एक ऐसी ताकत बनकर उभरा कि यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जो संसार जगत है उसमें भारी परिवर्तन ला दिया। राजनीति में भी परिवर्तन हो गया, लोगों के मन में भी परिवर्तन हो गया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य यानी कि वंशानुगत रूप से जो साम्राज्य चल रहे थे, ठीक है, उनका पतन हो गया और राष्ट्र राज्य का उदय हो। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों को बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय इन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो 19वीं सदी के यूरोप में किस प्रकार राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, इसकी चर्चा अभी अपन आगे करने वाले हैं। पहले ये जो कोष्टक में दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। अर्नेस्ट रेनन, राष्ट्र क्या है, ठीक है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन जन्म 1823 से 1892 तक ने 1882 में अर्नेस्ट रेनन ने क्या किया था, 1882 में सोबर्न विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में उन्होंने एक लेक्चर दिया था। मैं राष्ट्र की अपनी एक समझ को प्रस्तुत किया। उनके हिसाब से देखो राष्ट्र क्या होना चाहिए, उन्होंने इसके बारे में बताया था। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्टाइस क्यूएन नेशन, ठीक है। इसका मतलब है राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि जो एक देश का निर्माण होता है वहाँ पर समान प्रकार के जो भाषा के लोग पाए जाते हैं, समान प्रकार के नस्ल के लोग पाए जाते हैं, समान धर्म के लोग पाए जाते हैं और उस क्षेत्र में यानी कि वहाँ का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो भी लगभग समान होना चाहिए। इस प्रकार से देश का निर्माण होता है। लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने उसको क्या किया, खंडित किया। जैसे भारत की बात ले लो तो भारत में समान भाषा पाई नहीं जाती, समान नस्ल के लोग नहीं, नस्ल मतलब जाति धर्म के लोग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग, जैसे आप भारत के जो सीमा बॉर्डर पे लोग देखोगे तो समान जाति धर्म के लोग नहीं, समान नस्ल के लोग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे धार्मिक और भौगोलिक रूप से भी बहुत सारी विभिन्नता है, तो भी भारत एक देश है। और रेनन ने यही कहा था कि जो लोग मानते हैं कि समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से अगर कोई देश बनता है तो रेनन ने बोला कि ये उन लोगों का गलत विचार है, ऐसा नहीं होता। तो देखिए रेनन के अनुसार बात करते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। लगातार प्रयास होते रहते हैं स्वतंत्रता के लिए, संघर्ष के लिए, विकास के लिए, तो और त्याग होते रहते हैं। बहुत सारे लोग त्याग करते हैं, कोई समय देता है, कोई धन देता है, कोई अपना जीवन देता है। और निष्ठा का चरम बिंदु है शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव। यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। राष्ट्र किससे बनता है? महापुरुषों से, उनके गौरव, शौर्य, वीरता से, प्रयासों से, त्याग, निष्ठा आदि से। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की यह सबसे ज़रूरी शर्त है। जन समूह, एक बहुत बड़ा जन समूह कैसे बन सकता है? अगर जैसे मान लो कि समान इच्छा हो लोगों की, संकल्प हो, साथ मिलकर महान काम करने की और आगे बढ़ने की इच्छा हो,
तो ऐसे इस प्रकार एक जन समूह का निर्माण होता है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, ठीक है, लार्ज स्केल सॉलिडिटी है ये, और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ठीक है। रेनन क्या कहते हैं कि जैसे कोई राष्ट्र है, अगर दूसरे देश को अपने में विलय करना चाहता है या अपना उस पर दूसरे पे कब्जा करना चाहता है, तो ये एक वास्तव में किसी एक देश की ये इच्छा नहीं होती, ये वास्तविक दिलचस्पी देश की नहीं होती। जैसे भारत की बात करते हैं, तो भारत की नीति ये नहीं रही कि ज़बरदस्ती किसी देश को अपने में विलय किया जाए या ज़बरदस्ती किसी दूसरे देश पर कब्जा किया जाए। तो वास्तव में एक राष्ट्र की परिभाषा भारत से समझी जा सकती है कि भारत एक वास्तव में राष्ट्र का उदाहरण है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल के लोग पाए जाते हैं। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक हो तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर दुनिया में केवल एक ही कानून और उसका एक ही मालिक हो तो स्वतंत्रता सबको नहीं मिल पाएगी और स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, या फिर जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई प्रस्ताव लाया इस क्षेत्र के संबंध में। मान लो कोई भी एक हल्का सा उदाहरण ही दे देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति धर्मों के लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव आप मान के चलो हाँ के भाई बात करते हैं इस शहर से बीचों बीच होकर एक हाईवे निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं, ऐसे ही प्रस्ताव लाया जैसे मान लेते हैं। तो ये एक मान लो प्रस्ताव है, ये क्या है, प्रस्ताव है। वहाँ के लोगों को वोटिंग करवाएगी, ताकि जितने भी लोग हैं वोटिंग करवाएगी। मान लो 1000 लोग रहते, ठीक है। तो इस प्रस्ताव के संबंध में, यानी यहाँ पे शहर के बीचों बीच से सड़क निकालनी है, हाईवे निकालना है, तो इस शहर के बीचों बीच सड़क निकालनी है। तो वहाँ के लोग, जब मान लो 1000 लोग रह रहे मान लेते हैं, ठीक है, तो वोटिंग करवाई जाएगी। इसमें जैसे मान लो 800 लोग पक्ष में है और 200 लोग विपक्ष में है, तो 800 लोग क्या हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे और इस शहर के बीचों बीच से क्या निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी। तो जनमत संग्रह यही है कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो कानून लागू करना है, जो भी संविधान लागू करना है, जो भी प्रस्ताव लाना है, उसमें लोगों को उस प्रस्ताव को स्वीकार करने या आप हाँ है आपकी या ना है, प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता। इसको बोलते हैं अपन जनमत संग्रह, ठीक है। अब देखिए आगे, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार की बात करते हैं। अपन धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आप धैर्य बनाए रखिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसे कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांस में पहले एक निरंकुश राजा राज करता था, ठीक है, 1789 से पहले। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, यानी कि उस निरंकुश राजा के हाथ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अब फ्रांसीसी जो नागरिक है वो शासन संभालने लगे। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। अब देखिए, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बहुत सारे कदम उठाए ताकि लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हो कि हम कहाँ के लोग हैं, तो हम फ्रांस के लोग हैं। इसलिए उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया कि हम फ्रांस के क्या है, नागरिक है, ठीक है, ये हमारी पितृभूमि मातृभूमि है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा
इन द ट्राई कलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। पहले इनका जो भी राष्ट्रध्वज था फ्रांस का, उसकी जगह क्या आया, एक झंडा तिरंगा आ गया। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब राजा का शासन खत्म हो गया और एस्टेट जनरल का जो चुनाव था वो नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। जिस प्रकार अपने केंद्र है उसी प्रकार उनमें भी एक प्रशासनिक इकाई लागू बनाई गई, जिसमें उन इकाई को जिम्मा सौंपा गया कि जिस ये भूमि में जो भी रहे, भूभाग में जो भी रह रहा है, उन नागरिकों के लिए कानून बनाए, समान कानून। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, यानी आंतरिक आयात निर्यात जो भी व्यापार वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था अंदर ही, उसमें क्या पहले शुल्क लगाए जाते थे राजा के द्वारा, तो ये समाप्त कर दिए गए। और भार तथा मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले हो सकता है कि अलग अलग भार और मापने की हो, ये जो इकाई अलग अलग हो, उसके बाद एक समान मापने की इकाई लाई गई ताकि ना तो किसी को ज़्यादा मिले ना किसी को कम मिले। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। जो क्षेत्रीय बोलियों को थोड़ा सा ऐसे मान के चलो कि आप उसको मतलब राजनीति में यानी कि प्रशासन में लागू नहीं किया गया और उसको फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा है उसको एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। या देखिए ये अपन बात करते हैं इसमें क्या है, देखिए तो ये एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ यानी मेन पेज है पहला, जिसमें पत्रकार एड्रियान्स रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया। ये डिजाइन किया एड्रियान्स रेबमान ने डिजाइन किया था। देखिए कितना ज़बरदस्त है, पढ़ते। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसके मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया। यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। एक जैकोबिन एक समूह था, उसका सदस्य था कौन, रेबमान। अब देखिए इधर बात करते हैं। क्रांतिकारी ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। फ्रांसीसी राष्ट्र का एक और उन्होंने तय कर लिया था कि यूरोप में जितने भी जो लोग हैं उनको निरंकुश शासकों से मुक्त करा दिया जाए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ये क्लब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आगे भी। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। जैसे ही क्रांतिकारी युद्ध चालू हो गए तो फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचारों को देश विदेश में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। नेपोलियन ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और उसने बहुत सारे सुधार किए। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह प्रजातंत्र को नष्ट किया। अब देखिए आगे, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। देखिए बात करते हैं अपन कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप देख लीजिए। तो यूरोप में देखो कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे, देखिए ये है, ये मिस्र तो वो वाला भाग है अफ्रीका वाला, देखिए ऊपर ये रूसी साम्राज्य इधर है, ठीक है। देखो ये फ्रांस है, इधर फ्रांस है, स्पेन इधर है, पुर्तगाल इधर है, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बिल्कुल पास, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड इसके ऊपर है, फ्रांस के ऊपर नीदरलैंड है। फिर ये देखिए ऑस्ट्रिया, फिर ऑस्ट्रिया के पास ये हंगरी, सर्बिया, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन इधर है, ठीक है, डेनमार्क इधर है, इंग्लैंड ये रहा, ठीक है। अब देखो आगे ये मतलब इस पूरा इसका भाग है, देखो वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन का ये मतलब वेल्स वगैरह, ये देखो। अब देखो आगे ओटोमन साम्राज्य, ये यूनान, ग्रीस जिसे कहते हैं, ठीक है, ये आर्मीनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया, ये सब,
ठीक है, फारस की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए जॉर्जिया। अपने को मेन जो ध्यान देना है फ्रांस पे, स्विट्ज़रलैंड पे, ये स्पेन, फिर ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये इधर। ठीक है, आप इसको देखिए सार्डिनिया, और ये सिसिलियो का राजतंत्र है ये इधर। ये इटली है, यहाँ पे कौन सा है, इटली वाला क्षेत्र है, तो इटली को भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए आगे, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, 1804। ठीक है, नए जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन ने क्या किया कि जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, अभी आपने देखा था स्विट्जरलैंड, देखिए कहाँ है, ये रहा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ये रहा। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। उसके बाद स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। देखिए इटली और जर्मनी, देखिए ये रहा इटली, ये का गया, ये रहा ये इटली, ये पूरा ये इटली। ठीक है, इटली। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ये भूदासत्व यानी जो ये गुलाम बने थे किसान, ठीक है, जागीरदारों से, तो उन जागीरदारों के, तो उनको मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति नई नई मिली आज़ादी चखी। उन्होंने भी उद्योगपति और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होती है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड के साथ कई शहर जैसे ब्रसेल्स है, मेंज है, मिलान है और वार्सान में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कई ज़्यादा नजर आने लगे। अब देखिए आगे अपन देखते, ये देखिए ज़ेब्रेकेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए इस पहले चित्र को देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं अपन। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेना द्वारा ज़ेब्रेकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ये इनको दमनकारी बताया गया है। जो एक किसान की गाड़ी, देखिए इधर किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। ये देखिए इधर, ठीक है, इधर देखिए स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद देखिए, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वह स्वतंत्रता का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे, राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। ऐसे तो ये बोल रहे कि नहीं स्वतंत्रता, ये ऐसे तो ये स्वतंत्रता की बात करते, और आगे देखिए ये जुल्म, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, तो उनका धीरे धीरे ये बढ़ जाता है, लोगों पर जुल्म, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होगा, इसी के तहत चलते हुए आगे आगे धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगेगी और लोगों में राष्ट्रवाद का उदय होगा। तो अगला भाग अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, धन्यवाद।